तो चलिए मैं आपको कहानी सुनाता हूँ क्रिएशन की, यानी कि किस तरीके से दुनिया की अलग अलग चीज़ें बनी हैं और किस तरीके से दुनिया की तमाम चीज़ें कनेक्टेड हैं एक दूसरे से। तो होता यह है कि आज से अरबों साल पहले एक ऐसा वक्त था जब ना ही हमारी ये धरती थी, ना ही ये पास वाला तारा था, ना ही ये चांद था और ना ही ये पूरा यूनिवर्स था। उस टाइम पे कुछ भी नहीं था, सिर्फ एक एनर्जी थी, यानी कि सिर्फ एक ताकत थी जिसका कोई रंग नहीं, कोई रूप नहीं, कोई आकार नहीं। अब होता यह है कि उस पॉइंट ऑफ टाइम पे होता है बिग बैंग, यानी कि वो जो एनर्जी है वो एक छोटे से पॉइंट पे कन्वर्ट होने लगती है मैटर में, यानी कि पदार्थ में, और वो छोटा सा पॉइंट बड़ा होते चले जाता है और बड़ा होते होते वो यूनिवर्स बनता है। और वो जो बबल बना एक, उस बबल के अंदर ही जगह बनी, स्पेस, और उस बबल के अंदर ही बना वक्त, यानी कि टाइम। उस बबल के बाहर ना कोई जगह है ना कोई वक्त है, तो उस बबल के बाहर कुछ है ही नहीं। जो कुछ भी है वो इस बबल के अंदर ही है। और ये यूनिवर्स आज भी बढ़ रहा है तेजी से। जैसे हम बात कर रहे हैं, अभी भी यूनिवर्स स्पीड ऑफ लाइट से भी ज्यादा तेजी से फैल रहा है। तो हुआ क्या कि वो छोटा सा पॉइंट बड़ा होता चला गया और ये यूनिवर्स बना। अब जब ये यूनिवर्स बना तो स्टार्टिंग में क्या होता है कि सबसे पहले जो मैटर का फॉर्म बना वो थे क्वार्क्स। क्वार्क्स यानी कि वो बेसिक एलिमेंट्री पार्टिकल जो एनर्जी से कन्वर्ट होके मैटर में बन रहे थे। अब क्वार्क्स के आपस में मिलने से बनते हैं पार्टिकल्स, जो सबसे पहले पार्टिकल्स बने, और ये पार्टिकल्स थे प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स, और इनके मिलने से बनते हैं एटम्स। एटम क्या होता है? एटम यानी कि अणु, जो किसी भी चीज के मैटर के जो प्राइमरी बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। दुनिया की सारी चीजें एटम्स से मिलके बनी हैं। इनफैक्ट हमारे जो शरीर हैं, हमारे शरीर भी एटम्स से मिलके बने हैं। करोड़ों अरबों एटम एक साथ लगे हैं इस पैटर्न में, इस तरीके से, तब जाके हमारा शरीर बन पाया है। तो जो ये यूनिवर्स बना, तो इस यूनिवर्स के बनने पे जो सबसे पहले जो एटम बने थे वो इस तरीके से बने थे कि एक प्रोटॉन बीच में था और एक इलेक्ट्रॉन का बादल चारों तरफ उसके घूम रहा था। ऐसे एटम को कहते हैं हाइड्रोजन का एटम। और ऐसे एटम जब एक साथ होते हैं तो जो चीज बनती है वो होती है हाइड्रोजन गैस। ये हवा के जैसे होती है और ये वही हाइड्रोजन गैस है जिसके लिक्विड फॉर्म को हम यूज करते हैं रॉकेट फ्यूल के तौर पे। हाइड्रोजन के एटम बनने के बाद जो अगले एटम बने वो थे ऐसे एटम जिसमें 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन बीच में थे और 2 इलेक्ट्रॉन के बादल उसके चारों तरफ घूम रहे थे। और ऐसे एटम को कहते हैं हीलियम का एटम। और जब हीलियम के एटम एक साथ होते हैं तो बनती है हीलियम गैस। ये भी गैस होती है, हवा होती है। ये हवा से हल्की होती है, इस वजह से हीलियम ऊपर की तरफ जाती है। जो उड़ने वाले गुब्बारे होते हैं उनमें ये हीलियम गैस ही भरी होती है और ये बहुत ज़्यादा कंबस्टिबल होती है, यानी कि ज्वलनशील। अगर थोड़ी सी भी आग लग जाए तो हीलियम गैस फटती है बहुत ज़ोर से। तो स्टार्टिंग में जो एटम्स बने वो हाइड्रोजन और हीलियम गैस के थे। तो ये जो पूरा ब्रह्मांड बना, जो पूरा यूनिवर्स बना, उसमें हाइड्रोजन और हीलियम गैस पूरी भरी हुई थी। लेकिन अभी भी इसमें लाइफ नहीं थी। अब लाइफ हो पाए इस यूनिवर्स में, इसके लिए और भी ज़्यादा चीज़ें ज़रूरी हैं, क्योंकि अभी तो यूनिवर्स में सिर्फ हवा ही हवा है। नई चीज़ें कैसे बनेंगी? तो अब यहाँ पे क्या होना शुरू होता है, पूरे यूनिवर्स में सबसे पहले बनने शुरू होते हैं यूनिवर्सल क्लाउड्स। अलग अलग जगह पे ऐसे जो फैब्रिक है, यूनिवर्स का फैब्रिक, वहाँ पे कुछ ऐसे डिस्टर्बेंसेस होते हैं स्पेस और टाइम में कि वहाँ कुछ पर्टिकुलर जगहों पे ग्रेविटी ज़्यादा हो जाती है। जब ग्रेविटी ज़्यादा हो जाती है तो जितने पूरे यूनिवर्स में अलग अलग जगहों पे हाइड्रोजन और हीलियम गैस एक साथ इकट्ठा होने लगती है और एक वॉल्टेक्स बनता है। और इतनी तेजी से ये चीज़ें इकट्ठा होने लगती हैं और घूमने लगती हैं कि वो एक डिस्क के जैसा बन जाता है और इस तरीके से बनती हैं गैलेक्सीज। और पूरे यूनिवर्स में
ऐसी करोड़ों अरबों गैलेक्सीज बनती रही हैं, गैलेक्सीज बनती हैं, अपनी उम्र पूरी करती हैं और अपनी उम्र पूरी करने के बाद गैलेक्सीज खत्म भी हो जाती हैं। लेकिन ये जो पूरा टाइम होता है ये लाखों करोड़ों साल लगते हैं इसमें। तो हमारे यूनिवर्स में करोड़ों अरबों गैलेक्सीज बनती रही हैं, टूटती रही हैं और बनती रहेंगी, टूटती रहेंगी। अब जब ये गैलेक्सीज बन गई तो इन गैलेक्सीज के बनने के बाद भी अभी भी ये जो पूरा यूनिवर्स है ये लाइफलेस यूनिवर्स है, लाइफ नहीं है इसमें। तो अब इसके बाद क्या होता है कि जो गैलेक्सीज होती हैं, गैलेक्सीज के जो स्पाइरल आर्म्स होते हैं इनको कहते हैं नेब्यूला। नेब्यूला में फिर से ऐसे डिस्टर्बेंसेस होते हैं ग्रेविटी के और फिर से यही चीज़ शुरू होती है कि हाइड्रोजन और हीलियम के बादल बनने लगते हैं। आसपास के पूरे एरिया से हाइड्रोजन हीलियम एक साथ आने लगता है, एक वोल्टेक्स सा बनता है और हाइड्रोजन और हीलियम के बादल बड़े होते रहते हैं। अब इसकी वजह से क्या होता है, जब हाइड्रोजन और हीलियम के बादल बड़े होते रहते हैं और आसपास की तमाम चीज़ें ऐसे वोल्टेक्स के फॉर्म में उसमें आके मिल रही होती हैं, तो उस जगह पे बहुत ज़्यादा प्रेशर डेवलप होता है और उस बादल के अंदर हाइड्रोजन के एटम आपस से टकराते रहते हैं, घिसते रहते हैं और उस बादल का टेम्परेचर बढ़ता रहता है और यही प्रोसेस चलता रहता है हजारों सालों तक। और जब इन हाइड्रोजन के बादलों का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है, इतना ज़्यादा टेम्परेचर हो गया है हाइड्रोजन के एटम्स के टकराने से कि अब यहाँ एक नई चीज़ शुरू होती है जिसे कहते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। कि ये जो गैस के बादल हैं इसमें हाइड्रोजन के एटम्स आपस में मिलते हैं और बनाते हैं हीलियम के एटम। और इस दौरान जब हाइड्रोजन के दो एटम मिलके हीलियम का एक एटम बनाते हैं तो थोड़ा सा मैटर कन्वर्ट होता है एनर्जी में। तो इस प्रोसेस में बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है। तो जब पूरे के पूरे बादल में ये न्यूक्लियर फ्यूजन शुरू होता है और हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट होती है और बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है, तो ये एनर्जी एक रोशनी देती है तारे को, एक गर्मी देती है और इस तरीके से वो तारा रोशन होता है और पैदा होता है एक तारा। और अगर तारों की बात करें तो तारे कितने बड़े हैं इस पे डिपेंड करता है कि उनका टेम्परेचर क्या होगा और उनका रंग क्या होगा। अब जब कोई भी तारा बनता है तो उस तारे में हाइड्रोजन कन्वर्ट हो रही है हीलियम में और इस दौरान बहुत सारी एनर्जी निकल रही है, वो तारा चमक रहा है, हीट और लाइट दे रहा है चारों तरफ। तो किसी भी तारे में दो तरह के फोर्सेस काम करते हैं। सबसे पहली बात, जो तारा है इसके आउटर सरफेस में काम करती है ग्रेविटी। ग्रेविटी हर चीज को अपनी तरफ खींचती है, तो वो तारे को छोटा करने की कोशिश कर रही है, वो तारे को पिचकाने की कोशिश कर रही है। और दूसरी तरफ जो दूसरी ताकत काम कर रही है वो है इस तारे के जो सबसे अंदर का कोर एरिया है, जो सबसे गर्म एरिया है जहां पे फ्यूजन चल रहा है, उस एरिया में जो विस्फोट हो रहा है वो ताकत लगा रहा है बाहर की तरफ। तो ये ग्रेविटी खींच रही है अंदर की तरफ और वो फ्यूजन का रिएक्शन विस्फोट कर रहा है बाहर की तरफ। तो इस वजह से ये तारा जो है ये स्टेबल है। लेकिन अब क्या होता है, जैसे जैसे वक्त गुजरता है, लाखों साल गुजर जाते हैं और हाइड्रोजन थोड़ा सा कम होने लगता है तारे में और तारे का जो कोर है, कोर जब बहुत ही ज़्यादा गर्म हो जाता है तो न्यूक्लियर फ्यूजन ये जो रिएक्शन है ये थोड़ा सा कमज़ोर पड़ने लगता है। तो ये जो फ्यूजन की जो ताकत है जो बाहर लग रही है ये कमज़ोर होने लगती है और इस वजह से ये जो ग्रेविटी, ये जो बाहर से अंदर की तरफ वाली ताकत है ये बढ़ जाती है। तो अब होता क्या है कि जो ग्रेविटी है ये तारे को अंदर की तरफ कोलैप्स करती है और जब तारा कोलैप्स करता है और छोटा हो जाता है तो अब उसके अंदर इतना प्रेशर हो जाता है और इतनी ज़्यादा गर्मी हो जाती है कि यहाँ से फिर से एक नया तरह का फ्यूजन शुरू होता है। अभी तक हाइड्रोजन कन्वर्ट हो रहा था हीलियम में, अब हीलियम आपस में फ्यूजन करना शुरू करता है। जैसे कि एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन वाला हाइड्रोजन, दो प्रोटॉन दो इलेक्ट्रॉन वाला हीलियम, ये अब आपस में मिलते हैं, बनाते हैं तीन प्रोटॉन तीन न्यूट्रॉन और तीन इलेक्ट्रॉन वाला एक एटम जो है लिथियम। वही लिथियम जो आपके मोबाइल फोन की बैटरीज में है।
हीलियम एटम आपस में ही मिल के बनाते हैं फिर एक एटम जिसमें 6 प्रोटॉन, 6 इलेक्ट्रॉन और 6 न्यूट्रॉन है, और इस एटम को कहते हैं कार्बन का एटम। वही कार्बन का एटम जो एक तरीके से अगर लग जाए तो ग्राफाइट बनाता है, ग्राफीन बनाता है जो आपके पेंसिल में है। दूसरी तरीके से अगर अरेंज हो जाए तो वो हीरा बन जाता है। और ये कार्बन एटम ही बेसिकली बेस ऑफ लाइफ है। जो डीएनए बनता है, जितनी सारी तमाम चीजें हैं जो ऑर्गेनिक जिनमें लाइफ है, ये उनका बेस बनता है ये कार्बन एटम। इसके बाद इसी तरीके से एक नए टाइप का एटम बनता है जिसमें 7 प्रोटॉन होते हैं, उसे नाम दे दिया गया नाइट्रोजन। ये बेसिकली अमीनो एसिड्स और प्रोटीन्स का बेस है। इसके बाद 8 प्रोटॉन वाला एक एटम बनता है ऑक्सीजन। ये वही ऑक्सीजन है जिस पे सांस लेके हम जिंदा रह पाते हैं सारे जीव जंतु। 11 प्रोटॉन वाला एक सोडियम बनता है। 13 प्रोटॉन वाला एक एल्यूमिनियम बनता है। एल्यूमिनियम वही चीज जिसके बर्तन होते हैं, जिसके यूटेंसिल्स होते हैं, जिसके हवाई जहाज होते हैं। इसके बाद 20 प्रोटॉन वाला एक एटम बनता है कैल्शियम, वही कैल्शियम जो आपकी हड्डियों में होता है। और इसी तरीके से ये फ्यूजन चलता रहता है। जब वो तारा कोलैप्स करता है, फ्यूजन शुरू होता है दोबारा से। हीलियम आपस में फ्यूज करके बनाता है कार्बन और थोड़ा सा लिथियम, तो फ्यूजन फिर से शुरू होता है, तो तारा फिर से बढ़ता है। और अब की बार उस तारे में हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, कार्बन ये सब चीजें होंगी। जब हीलियम थोड़ा सा कम होने लगता है तो फ्यूजन फिर से थोड़ा कमजोर पड़ता है। जब कमजोर पड़ता है तो तारा फिर से कोलैप्स करता है। जब फिर से कोलैप्स करता है तो फिर उसमें फ्यूजन शुरू होता है, और अब की बार फ्यूजन शुरू होता है कार्बन के साथ। तो अब कार्बन फ्यूज करना शुरू करता है बाकी सारे एटम्स के साथ और नए एटम्स बनाता है, फिर से तारा बड़ा होता है। और यही साइकिल चलती रहती है, और ये साइकिल चलती है जब तक कि 26 प्रोटॉन वाला एक एटम बनता है जो है लोहे का एटम। अब जब लोहा बन जाता है किसी भी तारे में और लोहा ज्यादा हो जाता है उस तारे में, तो वो तारा फिर ज्यादा देर तक रह नहीं पाता क्योंकि लोहे की न्यूक्लियर एनर्जी बहुत कम होती है। तो वो तारा कोलैप्स करता है और उस तारे के अंदर जितनी भी चीजें बनी हैं वो फैल जाती हैं स्पेस में। और इसके बाद अगर तारा बहुत ही ज्यादा बड़ा तारा हुआ तब ये चीज पॉसिबल हो पाती है कि लोहा बनने के बाद भी उसमें फ्यूजन हो पाए। और इसके बाद जब बड़ा तारा होता है फिर फ्यूजन होता है, तब जाके हमें मिलते हैं हेवियर मेटल्स जो हेवी एलिमेंट्स हैं। जैसे कि एक एटम बनता है जिसमें 47 प्रोटॉन होते हैं, और वो जो एटम है वो बनता है चांदी बनाता है वो। एक एटम बनता है जिसमें 79 प्रोटॉन होते हैं, और वो जो चीज बनाता है उसे कहते हैं सोना। इसी तरीके से एक एटम बनता है 92 प्रोटॉन जिसमें होते हैं, और वो एटम बनाता है यूरेनियम। और यहाँ तक आते आते ये एटम इतने बड़े हो जाते हैं कि अब ये अनस्टेबल हो जाते हैं और ये एटम आपस में टूटने लगते हैं। और जब एटम आपस में टूटते हैं तो इससे एनर्जी निकलती है, और इस वजह से यूरेनियम का यूज करते हैं न्यूक्लियर एनर्जी पाने के लिए। तो इस तरीके से ये पूरा सिस्टम है, फ्यूजन होता है और नई नई चीजें बनती रहती हैं तारों के अंदर। और हम इंसानों की जिंदगी इतनी छोटी होती है कि हम अपनी जिंदगी में ये चीज नहीं देख सकते कि गैस का एक बादल बना, वो बादल एक तारा बन गया, वो तारा अपनी उम्र पूरी करके फिर खत्म हो गया। हम ये चीज नहीं देख सकते, लेकिन अगर इस चीज को फास्ट फॉरवर्ड किया जाए तो हम ये चीज देख सकते हैं कि किस तरीके से किसी भी गैलेक्सी में कितनी जल्दी जल्दी तारे बनते हैं, अपनी उम्र पूरी करके फिर से टूट जाते हैं, और ये तारे अनंत काल से बनते आए, बनते रहेंगे। और ये तारे जब पूरे तरह का फ्यूजन कर लेते हैं, अलग अलग चीजें बना लेते हैं अपने अंदर, तब ये तारे टूटते हैं और इनके अंदर की सारी चीजें फैल जाती हैं स्पेस में। और इनके अंदर की इन चीजों से फिर ये चीजें जब आपस में मिलती हैं, टकराती हैं, एक बड़ा मास बनाती हैं, तब जाके बनते हैं प्लैनेट्स। तो इसी तरीके से हमारी जो अर्थ है, हमारी अर्थ भी आज से अरबों साल पहले ऐसी ही चीजों के टकराते हुए वो मास बड़ा होता चला गया। इस तरीके से हमारी अर्थ बनी थी। और हमारी अर्थ जब बनी थी तो हमारी अर्थ इतनी ज्यादा गर्म थी कि वो मॉल्टन फॉर्म में थी। तो जितनी भी चीजें हमारी अर्थ में आई वो आपस में घुलती चली गई, मिलती चली गई, एक मिक्स हो गया। और
जैसे जैसे हमारी अर्थ ठंडी हुई, बाहर की सरफेस ठंडी हुई, हमारे अर्थ में फेवरेबल कंडीशंस आना शुरू हुई, तो वैसे ही जो ज्वालामुखी बने, ज्वालामुखियों के जरिए वो अंदर का लावा बाहर आया। जब बाहर आया लावा, तब वो लावा ठंडा हुआ, उससे पत्थर बने, इग्नियस रॉक्स बने, उससे फिर सेडिमेंट्री रॉक्स बने, मेटामॉर्फिक रॉक्स बने। इन रॉक्स के बनने के बाद तमाम तरह की वेदरिंग हुई, फिर नए तरह के पत्थर बने, तब जाके वो धरती के अंदर जो मिनरल्स थे वो आए, सरफेस पे जमा होते रहे, अलग अलग जगहों पे अलग अलग मिनरल्स जमा होते रहे। तो ये जो कहानी थी क्रिएशन की, इस कहानी से हम बहुत सारी चीज़ें नोटिस कर सकते हैं। जैसे सबसे पहली चीज़ तो हम नोटिस कर सकते हैं कि हर चीज़ एक ही चीज़ से आई है और उसी चीज़ में जाके मिल जानी है। अगर हम ये चीज़ यूनिवर्स के सेंस में देखें तो वो एक एनर्जी थी, वो एनर्जी कन्वर्ट हुई और ये पूरा यूनिवर्स बना है। और ये यूनिवर्स बना एक टाइम पे, ये अपना वक्त पूरा करेगा और एक ऐसा टाइम आएगा जब ये यूनिवर्स वापस से खत्म हो जाएगा और फिर से कुछ नहीं होगा। और उसके बाद फिर से एक ऐसा वक्त आएगा जब फिर से ये एनर्जी फिर से एक नया यूनिवर्स बनाएगी, वो भी अपना वक्त पूरा कर लेगा, वो भी फिर खत्म हो जाएगा, फिर कोई नया यूनिवर्स बनेगा। तो यूनिवर्स उसी एक चीज से सब कुछ बना है और उसी में वापस मिल जाना है। ये चीज अगर आप एटम्स के नजर से देखो तो दुनिया की जितनी भी चीजें हैं, सब चीजें एक ही चीज से बनी हैं। अब बस वो चीजें आपस में कितना जुड़ती हैं और किस तरीके से जुड़ती हैं, इस पे डिपेंड करता है कि क्या सामने बन के आता है। लेकिन दुनिया की हर चीज बनी एक ही चीज से है। वो हमें बस लगता है कि ये ऐसा है, ये वैसा है। उसी एटम में जब 13 प्रोटॉन होते हैं तो वो जो चीज़ बनाता है वो एल्यूमिनियम है। उसी एटम में 26 प्रोटॉन हो जाते हैं तो वो लोहा बनाता है। उसी एटम में 47 प्रोटॉन होते हैं तो वो चांदी बनाता है। उसी एटम में 79 प्रोटॉन हो जाते हैं तो वो सोना बना देता है। चीज़ वही है, बस उसके फॉर्म्स अलग अलग हैं। तो दुनिया की सब चीज़ एक ही चीज़ से बनी है, बस फॉर्म्स अलग हैं। अगर हम क्वांटम लेवल पे देखें तो भी हर चीज़ एक ही चीज़ है। अगर आप किसी भी चीज़ के अंदर जाते जाइए, जैसे कि मान लीजिए ये मेरा हाथ है, अगर आप इसके अंदर जाते जाइए तो सबसे पहले आपको सेल मिलेंगे। आप अगर सेल के अंदर भी चले जाओ तो फिर आपको एटम्स मिलेंगे। एटम्स के अंदर भी अगर आप चले जाओ तो फिर आपको पार्टिकल्स दिखेंगे, आपको प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। और अगर आप इनके अंदर भी जाना चाहो तो यहाँ पे फिर एक थोड़ा सा एक अलग ही दुनिया शुरू हो जाएगी कि वो अब ऐसी चीज़ें हैं कि वो हैं भी और नहीं भी। यानी कि एनर्जी कन्वर्ट हो रही है मैटर में और वो बस एक इल्यूजन है। वो थोड़ी देर के लिए अगर आप देखो तो है, नहीं देखो तो नहीं है। तो ऐसी चीज़ें जो इल्यूजन है, उन चीज़ों से मिल के जो चीज़ें बनी हैं वो एक्चुअली रियलिटी है जिसको हम देख पाते हैं। और एक और बहुत खास चीज़ क्वांटम लेवल पे कि दुनिया की हर चीज़ एटम से मिलके बनी है। और अगर हम किसी भी एटम को देखें तो एटम में 99.99% जगह खाली होती है। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो ये जैसे ये मेरा हाथ है, ये मेरा हाथ कई सारे करोड़ों अरबों एटम से मिलके बना है। हर एटम 99.99% खाली होता है, फ्री स्पेस होती है। तो देखा जाए अगर इस नज़र से तो एक्चुअली ये खाली जगह है, ये 99.99% जगह खाली है, सिर्फ 0.01% जगह में कुछ है। लेकिन फिर भी हमें लगता है कि नहीं, ये पूरा हर चीज़ है। तो ये क्या है, हमें क्या महसूस क्या होता है कि पूरा यूनिवर्स, ये पूरी दुनिया एक इल्यूजन है, एक माया है। बस वो आपको महसूस होता है, बस इतनी सी बात है। और हम क्या चीज़ सीख सकते हैं इन चीज़ों से कि हम स्टार डस्ट से बने हुए हैं। यानी कि हमारा शरीर जिन चीज़ों से बना है ये वो चीज़ें हैं जो सितारों में बनी। हमारा लेफ्ट हैंड जिन चीज़ों से बना, क्या पता ये किसी दूसरे सितारे से आया हो। और हमारा राइट हैंड जिन चीज़ों से बना है, क्या पता ये चीज़ें किसी दूसरे तारे से आई हों। और एक और ख़ास चीज़, हम सब के सब स्टार डस्ट से बने हैं। ऐसा नहीं है कि कोई एक नस्ल खास तौर पे अलग हो, दूसरी नस्ल थोड़ी कम इंसान है, या किसी एक देश के लोग ज़्यादा इंसान हैं, दूसरे देश के लोग कम इंसान हैं, किसी एक धर्म के लोग ज़्यादा इंसान हैं, किसी दूसरे धर्म के लोग कम इंसान हैं। ऐसा नहीं, हम सब के सब स्टारडस्ट से बने हुए हैं।
इसके बाद एक और चीज़, हमें लगता है कि ये हमारी बॉडी है और ये हमारी ज़िंदगी है, जबकि एक्चुअली क्या हो रहा है कि कुछ भी नहीं था, फिर यूनिवर्स बना, इस यूनिवर्स के अंदर फिर गैलेक्सीज बने, सितारे बने, तब प्लैनेट्स बने, तब लाइफ बनी। तो एक तरीके से देखा जाए तो ये यूनिवर्स है जो लाइफ तक पहुंचा है और इस लाइफ को जी रहा है, हर चीज़ देख रहा है, महसूस कर रहा है हमारे फॉर्म में। हमें बस लगता है कि हमारी ज़िंदगी और हमारा शरीर है, एक दिन हम मर जाने हैं, ये शरीर यहीं रह जाना है। तो ये जो यूनिवर्स था, इसके अंदर हम बने और यहीं होके रह गए। तो एक्चुअली ये यूनिवर्स महसूस कर रहा है हर चीज़ों को। हमारे शरीर में जो अंदर खून में जो लोहा है, ये लोहा एक टाइम पे सितारों के अंदर था, और जब वो लोहा बहुत ज़्यादा हो गया तब वो सितारे टूटे थे उस लोहे की वजह से। और हम क्या नोटिस कर सकते हैं इस चीज़ से कि ये जो पूरा यूनिवर्स बना है, इस यूनिवर्स के अंदर हम जीव जंतु हैं, जितने प्राणी हैं, दरअसल क्या हो रहा है कि वो जो ताकत है, वो जो एनर्जी है, जिसे आप कोई भी नाम दे दीजिए, नाम में कुछ नहीं रखा, तो वो एनर्जी अपना हिस्सा निकाल के दे रही है सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, अपना हिस्सा। आप उस हिस्से को आत्मा कह सकते हैं। ये वही चीज़ है जो सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जिंदगी भर जीती है और महसूस करती है। और इस यूनिवर्स के अंदर की चीज़ों से ही जो शरीर बने वो वहीं रह जाने हैं। वो बस आत्मा है जो आई, जिंदगी जी, सब कुछ महसूस किया और वापस आ गई। तो अब इस नज़र से देखा जाए तो दो अलग अलग नज़र बनती हैं। पहली नज़र भगवान के सेंस में, या कुछ भी नाम दे दीजिए इसके सेंस में, कि एक्चुअली भगवान ने ये यूनिवर्स बनाया और लाइफ बनाई, चीज़ें महसूस करने के लिए, तमाम तरह की चीज़ें देखने के लिए, ये रंग देखने के लिए, ये टेस्ट देखने के लिए कि प्यार, मोहब्बत, गम, खुशी, तकलीफ़, हर चीज़ होती क्या है, डर क्या होता है, मैं कौन हूँ, मैं कितना अच्छा हो सकता हूँ, मैं कितना बुरा हो सकता हूँ, इन तमाम चीज़ों के जवाब ढूंढने के लिए भगवान ने ये यूनिवर्स बनाया है। और हम सब जितनी अपनी ज़िंदगियाँ जीते हैं, एक्चुअली हम जो कुछ भी महसूस करते हैं वो भगवान महसूस कर रहे हैं हमारे ज़रिए, क्योंकि ये यूनिवर्स है जो सब कुछ देख रहा है, महसूस कर रहा है। तो अगर हम इंसान अच्छे काम करेंगे, सारे इंसान अच्छा महसूस कर रहे होंगे, तो भगवान को अच्छा महसूस होगा कि जैसे कोई सपना चल रहा है, अच्छा सपना चल रहा है। और अगर सब कुछ उल्टा चल रहा है, सारे इंसान तकलीफ में है, बहुत ज़्यादा बुराई चल रही है, तो वो भी चीज़ भगवान महसूस करेंगे जैसे सपना चल रहा है और बुरा सपना चल रहा है। तो ये चीज़ हम नोटिस कर सकते हैं इस पूरी कहानी से। और एक बहुत ख़ास चीज़, हम करोड़ों अरबों सालों के इवोल्यूशन का एक फाइनल वो है, प्रोडक्ट है। यूनिवर्स बना, हज़ारों लाखों साल लगे तारे बनने में, मटेरियल्स बनने में, प्लैनेट्स बनने में, प्लैनेट्स के अंदर फिर लाइफ इवॉल्व हो पाई। जब लाइफ इवॉल्व हुई फिर इंसानों तक पहुंची, इंसानों तक पहुंचने के बाद फिर कॉग्निटिव रिवोल्यूशन हुआ, तब जाके इंसान सेल्फ अवेयर हो पाए कि हाँ, अब हम उस लाइफ फॉर्म में कि हम सोच सकते हैं, विचार कर सकते हैं, चीज़ें कुछ महसूस कर सकते हैं, हम ये सवाल पूछ सकते हैं। तो यहाँ तक आने में, ये हमें बनने में अरबों साल लगे हैं। इस यूनिवर्स ने अरबों साल तक वो काम किए, तब जाके हम बने हैं। तो हमें एक्ट भी वैसे ही करना चाहिए, वैसे नहीं काम करना चाहिए कि जैसे बिल्कुल बस यूं ही सब रैंडम चल रहा है। करोड़ों साल लगे हमें यहाँ तक आने में, ये चीज़ हमें महसूस करनी चाहिए हर वक्त।